हेलो गाइस, यहाँ पे आज हम मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज यहाँ पे हम मराठा काल में जो भी छत्तीसगढ़ में स्थितियाँ रही है, आर्थिक स्थितियाँ और राजस्व की स्थितियाँ, उस पर हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे। तो ये जैसे आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, मैंने फ्रंट पेज पे हेडिंग डाला है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट बनाया है, आपको जो सही लगे वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर में रेफरेंस डाल सकते हैं इससे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थितियाँ। फर्स्ट पॉइंट, 1000 ईस्वी से 1741 तक कलचुरियों का शासन छत्तीसगढ़ पर रहा। 1741 में स्थानीय है वंशी शासक, जो कि कलचुरियों का एक शाखा है, को समाप्त कर भोसला शासकों ने मराठा काल की स्थापना की। 1741 से 1818 तक भोसला मराठों का छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन रहा। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन रहा। इस अवधि में भोसला राजकुमार के नाबालिग होने के कारण ब्रिटिशों ने 12 वर्षों तक अप्रत्यक्ष शासन किया। 1831 से 1854 तक पुनः भोसला शासन की स्थापना हुई। अब मराठा काल में जो कृषियों की स्थिति थी उसके बारे में हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे। पहला, कृषि पर छत्तीसगढ़ के लोगों की अधिकांश जीविका आधारित थी, जैसे कि आज भी है। दूसरा, रायगढ़ में सन, जिसे जूट कहा जाता है, उसकी खेती होती थी। सरगुजा रियासत में धान की फसल प्रमुख थी। अन्य क्षेत्रों में गेहूं, चना, जौ, तिल, अलसी आदि फसलों का उत्पादन होता था। मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था। राजस्व आय का प्रमुख स्रोत भूमि का कर था। मराठों ने राजस्व के क्षेत्र में पटेलों की नियुक्ति का प्रावधान किया। ये पटेल एक या एक से अधिक गांव की देखरेख करते थे। संपूर्ण राजस्व व्यवस्था नागपुर में चल रही व्यवस्था के अनुरूप थी। रघुजी तृतीय के शासनकाल में ब्रिटिश रेसिडेंट मिस्टर जेनकिंस के द्वारा जिस राजस्व प्रणाली की स्थापना की गई थी, वही व्यवस्था भोसला शासनकाल में भी बनी रही। राजस्व के हिसाब का विवरण 2 सेट में तैयार होता था, जो सदर के कार्यालयों में रखा जाता था। राजस्व कर का निर्धारण हल, जो एक कृषि यंत्र है, उनकी संख्याओं के आधार पर किया जाता था। 1790 में भोसला शासन के द्वितीय सूबेदार विट्ठल सिंह दिनकर के समय राजस्व क्षेत्र को परगनों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक परगनों में एक एक कमाविंसदारों की नियुक्ति की गई। इनका प्रमुख काम लगान वसूल करना होता था। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व आय प्रणाली। इसका फर्स्ट पॉइंट है भूमि राजस्व कर। कर का अनुपात कुल राजस्व का 2/5 था। सेकेंड, अतिरिक्त कर। अन्य समस्त कर, टकोली, सायर, कलाली, पंडरी, सेवई एवं जमींदारी टैक्स। इसी के अंतर्गत कर का अनुपात कुल राजस्व का 3/5 था। प्रत्येक परगनों के कर का निर्धारण वहां की कमाविंसदार द्वारा हलों की संख्या, जो एक कृषि यंत्र है, उसके आधार पर किया जाता था। इससे स्पष्ट था कि इस समय भूमि को माप कर निर्धारण की व्यवस्था नहीं थी। राजस्व विभाग और उसके अधिकारी, इनका प्रमुख होते थे सूबेदार, जो 2 उनके नीचे आते थे फडणवीस और पोद्दार। फडणवीस के नीचे नायब फडणवीस आते थे। राजस्व विभाग एवं उसके अधिकारी। नागपुर में चल रही व्यवस्था के अनुरूप भोसला शासकों ने छत्तीसगढ़ में शासन का संचालन किया। राजधानी में पदस्थ राजस्व विभाग के अधिकारी सूबेदार, उसके अंतर्गत ये उच्चाधिकार प्राप्त अधिकारी थे। सूबेदार खालसा एवं जमींदारी दोनों क्षेत्रों में भोसला राजकुमार का प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। सूबेदार यहाँ सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी तथा माल विभाग का अधिकारी होता था। सूबेदार भोसला राजकुमार के प्रतिनिधि के रूप में यह पड़ोसी राज्यों से संधि भी कर सकते थे। सूबेदार उनके अनुरूप शासन करने के लिए स्वतंत्र रहते थे। राजस्व विभाग एवं उसके अधिकारी, जैसे कि हमने पहले देखा है, सूबेदार उसके अंतर्गत फडणवीस और पोद्दार आते थे। तो यहाँ पे हम फडणवीस की कार्यप्रणाली का डिस्कशन करने जा रहे हैं।
फडणवीस का कार्य आय एवं व्यय का हिसाब रखना होता था। इनके कार्यों की सहायता के लिए एक सहायक होता था जिसे नायब फडणवीस कहते थे। दूसरा, पोतदार। यह राजधानी में स्थित खजानों में जमा होने एवं निकालने वाली राशि का हिसाब किताब रखते थे। परगना एवं उसके अधिकारी। कमावंशदार, इसके बारे में हम पहले के पीपीटी में देख चुके हैं। इसके अंतर्गत फडणवीस, बड़कर, बरार पांडे, पंडारी पांडे, पोतदार, माल चपरासी आते थे। परगना एवं उसके अधिकारी। परगना स्तर पर राजस्व, सैनिक एवं असैनिक प्रशासन के संपादन हेतु परगनों में निम्न अधिकारी पदस्थ होते थे। पहला, कमावंशदार। परगने के प्रमुख अधिकारी को कमावंशदार कहा जाता था। उसे अपने क्षेत्र में सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी और माल संबंधी सभी अधिकार प्राप्त थे। कमावंशदारों को वार्षिक वेतन 200 रुपये से 500 रुपये तक था। इस वेतन के अतिरिक्त उसके आय के अन्य स्रोत भी थे। परगना एवं उसके अधिकारी। पहला, हम फडणवीस के बारे में देखते हैं। फडणवीस का कार्य आय एवं व्यय का हिसाब रखना होता था। इसके पहले भी हमने इसके बारे में देखा है। परगनों में पदस्थ फडणवीस को राजधानी में पदस्थ फडणवीस से कम वेतन मिलता था। दूसरा, बड़कर। बड़कर को कमावंशदार के पास परगने के सामान्य स्थिति, फल की दशा एवं अन्य मामलों की सूचना भेजनी पड़ती थी। बरार पांडे। यह प्रत्येक गांव का दौरा कर उचित रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार वहां के लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करते थे। इसी दस्तावेज के आधार पर गांव के कर का निर्धारण होता था। यह गांव का लगान विवरण एकत्र कर कमावंशदार को भेजता था। परगना एवं उसके अधिकारी। पहला, पंडरी पांडे। यह प्रत्येक गांव का दौरा कर ग्रामों में मादक द्रव्य से होने वाली आमदनी का हिसाब रखता था। पोतदार। यह खजांची होता था जो परगने में जमा होने वाली राशि का हिसाब किताब रखता था। माल चपरासी। यह कमावंशदार के अधीन कार्य करते थे। यह माल चपरासी समय समय पर संबंधित क्षेत्रों में घूमकर अपराधियों की खोज खबर लिया करते थे। ग्राम स्तर के कर्मचारी। ग्राम स्तर के अधिकारी के अंतर्गत गौटिया, कोटचार, चौहान और पटेल आते थे। ग्राम स्तर के कार्य व्यवस्था के संचालन के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की व्यवस्था की थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पहला, गौटिया। यह गांव का प्रमुख होता था। गौटिया गांव के सभी मामलों पर सामान्य निगरानी रखता था। यह गांव का प्रमुख मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रधान होता था। कोटचार। यह गांव में पहरा देने वाला होते थे और चोरी, डकैती आदि से जनता की रक्षा करने का प्रयास करते थे। इस कार्य के बदले गांव में उन्हें एक छोटा खेत प्रत्येक घर के पीछे निश्चित अनाज पारिश्रमिक के रूप में मिलता था। चौहान। यह ग्राम रक्षक होता था। इसके कार्यों पर गौटिया का नियंत्रण होता था। यह ग्राम सुरक्षा में गौटिया की सहायता करते थे। पटेल। पटेलों की नियुक्ति इस क्षेत्र की मराठा शासन की देन है। भूमि कर के निर्धारण एवं उसकी वसूली में पटेल सरकार को सहयोग देते थे। इसके बदले में उन्हें निश्चित वेतन प्राप्त होता था तथा राजस्व के रूप में सरकार को पटाई जाने वाली राशि पर प्रति रुपये 1 आने की दर से वह लाभांश भी पटाता था।